नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झारखंड के बोकारो और गुमला में विशाल जनसभा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हेमंत सोरेन सरकार पर साधा निशाना। कहा, पिछले 5 साल में जेएमएम सरकार ने किया है केवल लूटने का काम। राज्य में अवैध घुसपैठ को भी बदलाया निशाना। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का संकल्प पत्र जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प पत्र को बताया महाराष्ट्र की जनता की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब। कहा, महाराष्ट्र को समृद्ध बनाने वाला है हमारा गठबंधन। महाराष्ट्र चुनाव के लिए महाविकास अघाड़ी ने भी जारी किया अपना घोषणा पत्र। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एमवीए के घोषणा पत्र को बताया महाराष्ट्र की प्रगति पर आधारित। मैक्सिको में क्वेरेटारो शहर के एक बार में गोलीबारी। 10 लोगों की मौत, 7 लोग घायल। पुलिस ने शुरू की जांच। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा टी20 मैच आज। 4 मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के गुमला में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य में अवैध घुसपैठ को निशाना बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि झारखंड में घुसपैठ को रोकने के लिए भाजपा की सरकार बनानी होगी। झारखंड में घुसपैठ रोकने के लिए यहां भाजपा सरकार चाहिए। झारखंड की पहचान को बचाने के लिए यहां भाजपा सरकार चाहिए। नौजवानों को नौकरी मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले, आदिवासी, ओबीसी और दलितों की पहली पसंद भाजपा है, एनडीए है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस आदिवासी संतानों को आगे बढ़ते नहीं देख सकती। कांग्रेस और जेएमएम ने झारखंड को केवल पिछड़ा बनाया है। सच्चाई यही है कि कांग्रेस और उसके साथी आदिवासी संतानों को ऊंचाई पर देख ही नहीं सकते। यहां झारखंड में अभी जो हमारे चंपई सोरेन जी के साथ किया गया, वो भी इसी कांग्रेसी सोच का नतीजा है। साथियों, जेएमएम कांग्रेस ने झारखंड को हमेशा पिछड़ा रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के बोकारो में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एनडीए का एक ही मंत्र है, झारखंड हमने बनाया है, हम ही इसे संवारेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेएमएम सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले 5 साल में जेएमएम सरकार ने केवल लूटने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोकारो में रैली को संबोधित किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग रैली स्थल पर पहुंचे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह था। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि आयोजन स्थल तो खचाखच भरा ही हुआ था, साथ ही सड़कें भी आने जाने वाले लोगों से पटी हुई नजर आ रही थी। जेएमएम सरकार में पिछले 5 साल में हुआ क्या भाई? आपके हक की ये सुविधाएं जेएमएम कांग्रेस के लोगों ने लूट ली। लूट, नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं। इतने नोट निकल रहे हैं कि गिनते गिनते
मशीनें भी थक जाती है। मैं आपको वादा करता हूं, सरकार बनने के बाद इन भ्रष्टाचारियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसलिए अदालत में हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने महाराष्ट्र के लिए भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया। इस दौरान भाजपा नेता अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव, पीयूष गोयल, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। इसके अलावा महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, आशीष शेलार, विनोद तावड़े, सुधीर मुंगटीवार, राव साहेब दानेव भी मौजूद थे। अमित शाह ने संकल्प पत्र को महाराष्ट्र की जनता की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब बताया। उन्होंने कहा कि राज्य में लाडली बहन योजना जारी रहेगी। साथ ही उन्होंने किसानों की कर्ज माफी करने की बात कही। भावांतर स्कीम के तहत 2100 रुपये देने की बात कही गई। लखपति दीदी की संख्या 11 लाख से बढ़ाकर 50 लाख की जाएगी। संकल्प पत्र में देवेंद्र जी ने 25 मुद्दे, प्रमुख मुद्दे आप लोगों के सामने रखे हैं। लाडली बहन योजना, इसको हम बढ़ोतरी कर रहे हैं। वृद्धावस्था पेंशन का बढ़ोतरी कर रहे हैं। किसानों के लिए ऋण माफी और किसान सम्मान निधि को 12,000 से बढ़ाकर 15,000 कर रहे हैं। मूल्य स्थिरीकरण कोष के माध्यम से हम महंगाई को काबू करेंगे। 45,000 गांवों में रास्ते बनाने का काम किया जाएगा। आशा वर्कर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का बीमा कवरेज भी किया जाएगा और उनका मासिक वेतन 15,000 तक बढ़ाया जाएगा। वीज बिल में 30% कपात सौर ऊर्जा और अक्षय ऊर्जा पर से भर दिया जाएगा और 2028 तक महाराष्ट्र की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था करने का लक्ष्य हमारी यूपी सरकार ने रखा है। अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर भी जमकर निशाना साधा। उद्धव जी, आप कहां बैठिएगा इसका फैसला आपको ही करना है, हम नहीं कर सकते। आपको ही करना चाहिए, आपने ही करा है, मगर कहां बैठे हो वो जगह मैं जरूर याद कराना चाहता हूं। आप 370 हटाने के विरोध करने वालों के साथ बैठे, आप राम जन्मभूमि के निर्माण का विरोध करने वालों के साथ बैठे हो, आप सावरकर जी के लिए अपशब्द कहने वालों के साथ बैठे हो, आप संभाजी नगर नाम का विरोध करने वालों के साथ बैठे हो, सीएए और यूसीसी लाने का विरोध करने वालों के साथ बैठे हो और आप वक्फ बोर्ड के अंदर आने वाले सुधारों के बिल का विरोध करने वालों के साथ। मुंबई में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाराष्ट्र चुनाव के लिए महाविकास अघाड़ी का घोषणा पत्र जारी किया। इस बीच कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि घोषणा पत्र महाराष्ट्र की प्रगति के लिए आधारित है, जिसमें कृषि, ग्रामीण विकास, उद्योग और रोजगार, शहरी विकास, पर्यावरण और जनकल्याण शामिल है। और विकास के लिए हमारा विजन 5 मुख्य पिलर्स हैं। एक, खेतीबाड़ी और ग्रामीण विकास, उद्योग और रोजगार, शहरी विकास, पर्यावरण तथा जनकल्याण पर आधारित है। महाराष्ट्र की तरक्की और खुशहाली के लिए हम अपना मैनिफेस्टो महाराष्ट्रनामा आपके समक्ष रखते हैं। ये हमारा सभी का संकल्प है। महाराष्ट्र के बुल्ढाणा में वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने कहा कि महाविकास अघाड़ी के लोग चुनाव में बहुत सारी गारंटी देते हैं, लेकिन उसको पूरा नहीं करते। कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना इसके उदाहरण हैं। उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी की गारंटी झूठ, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की गारंटी है। महाविकास अघाड़ी ने ढेर सारी गारंटियां दी है, परंतु अभी अभी खड़गे जी जरा सच बोल गए। इनसे
राहुल बाबा नाराज हो गए। खड़गे जी ने कहा कि भाई वादा करो तो जरा पूरा हो सके ऐसा वादा करो। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने महाराष्ट्र के रावेर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने रावेर की जनता से छत्रपति शिवाजी महाराज के सिद्धांतों पर चलने वाली भाजपा और महायुति की सरकार बनाने की अपील की। भाइयों बहनों, ये जो अघाड़ी है, जो हमारे सामने चुनाव लड़ रही है, इनका एकमात्र उद्देश्य है सिद्धांतों से समाधान कर कर येन केन प्रकारेण सत्ता प्राप्त करना। और भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और अजीत दादा की एनसीपी का उद्देश्य है शिवाजी महाराज के सिद्धांतों पर महाराष्ट्र को देश का नंबर 1 राज्य बनाना। नंबर 1 उत्तर प्रदेश, खबरें अभी और भी हैं उत्तर प्रदेश से और देश के अन्य राज्यों से, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। बढ़िया है, क्यों नहीं? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिर्जापुर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग गुंडा और माफियाओं का प्रोडक्शन हाउस चलाते हैं। देख सफाई, बिटिया घबराई, ये समाजवादी पार्टी आप, यह तो एक प्रोडक्शन हाउस बन गया है माफिया और अपराधियों को पालने का। प्रोडक्शन हाउस है ये, यानी जहां पर हर दुर्दांत अपराधी, हर दुर्दांत माफिया, हर दुर्दांत दुष्कर्मी जहां से पैदा होता है, और इसके सीईओ अखिलेश यादव हैं। लोकसभा उपचुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा केरल के वायनाड पहुंची। वायनाड में उन्होंने कहा कि मैं ईसाई समुदाय के मांगों के लिए लड़ूंगी और उनसे चर्चा करूंगी। साथ ही लोगों से मिले प्यार और स्नेह के लिए प्रियंका गांधी ने आभार व्यक्त किया। People have given me a lot of love and affection. I'm very grateful to it, for it. And I've been very happy campaigning here. So I've been meeting them. I've been meeting many people from the Christian community. I will fight for their demands just as I am fighting for everybody else. I will discuss with them, understand properly, and I will also support them, obviously. जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों द्वारा आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। खुफिया इनपुट के आधार पर इस इलाके में आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिली। यह आतंकवादियों का वही ग्रुप है जिसने 2 दिन पहले किश्तवाड़ में 2 निर्दोष ग्रामीणों का अपहरण कर उनकी हत्या कर दी थी। और जम्मू कश्मीर में संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजभवन में श्री कैलख ज्योतिष एवं वैदिक संस्थान ट्रस्ट की दूसरी मोबाइल संस्कृत गुरुकुल वैन को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर मनोज सिन्हा ने संस्था से जुड़े सभी लोगों की संस्कृत भाषा और संस्कृत शास्त्रों के शाश्वत ज्ञान को लोकप्रिय बनाने के उनके निरंतर प्रयासों की सराहना की। मोबाइल संस्कृत गुरुकुल जम्मू कश्मीर में देववाड़ी संस्कृत के प्रचार प्रसार के अभियान का एक अहम हिस्सा है। और खबरें अभी और भी हैं, लेकिन वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। 13 नवंबर को छत्तीसगढ़ के जशपुर में
जनजातीय गौरव दिवस यात्रा का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय युवा एवं खेल एवं श्रम रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया माई युवा भारत स्वयंसेवकों के साथ यात्रा में हिस्सा लेंगे। पदयात्रा में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित राज्य के अन्य मंत्री भी शामिल होंगे। बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर इस पदयात्रा का आयोजन किया जाएगा। यात्रा का मकसद बिरसा मुंडा की विरासत और देश के विकास में आदिवासी समुदाय की महत्वपूर्ण योगदान का सम्मान करना है। इस कार्यक्रम में 10,000 से अधिक माई युवा भारत के स्वयंसेवक हिस्सा लेंगे। ये पदयात्रा कोमोडो गांव से शुरू होगी और लगभग 7 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए रणजीत स्टेडियम में समाप्त होगी। इसके अलावा इस मौके पर भारत की आज़ादी में आदिवासी नेताओं के योगदान को प्रदर्शित करने वाले सांस्कृतिक प्रदर्शनी और आदिवासी विरासत की समृद्धि को उजागर करने वाले नृत्यों का भी आयोजन किया जाएगा। ये पदयात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पेड़ मां के नाम पहल के अनुरूप वृक्षारोपण के साथ शुरू होगी। केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्रालय की ओर से जारी www.mybharat.gov.in पोर्टल पर देश के युवा रजिस्ट्रेशन कर कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। और काजीरंगा नेशनल पार्क के 2 महावतों को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए चयनित किया गया है। उन्हें थाईलैंड के लंपांग स्थित नेशनल एलिफेंट इंस्टीट्यूट में 6 से 8 नवंबर 2024 तक आयोजित जेंटल ट्रेनिंग वर्कशॉप में भाग लेने का अवसर मिलेगा। इस कार्यशाला में बंदी हाथियों के देखभाल करने वाले मालिकों और महावतों के लिए आयोजित की गई है, जिसका उद्देश्य बंदी हाथियों के कल्याण के लिए कदम उठाना है और उन्हें नई तकनीकों के बारे में प्रशिक्षित करना है। महावतों को इस प्रशिक्षण में बंदी हाथियों के साथ सकारात्मक, शांतिपूर्ण और प्रभावी तरीके से व्यवहार करने की नई विधियां भी सिखाई जाएंगी। भारतीय स्टील निर्यात में शानदार उछाल आया है। अक्टूबर में सितंबर के मुकाबले 11% की वृद्धि देखने को मिली है, जो स्टील निर्माण में इस सेक्टर के बेहतर प्रदर्शन को दिखाता है। इस्पात मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर में भारत ने 4.4 मिलियन टन स्टील का निर्यात किया था, जो कि सितंबर में 4 मिलियन टन था। इस वित्त वर्ष में भारत का स्टील उत्पादन 4% की वार्षिक वृद्धि के साथ 152 मिलियन टन तक पहुंचने की उम्मीद है। विशेषज्ञ बताते हैं कि बढ़ते शहरीकरण और निर्माण गतिविधियों में वृद्धि से स्टील उत्पादों की मांग बढ़ी है। स्टील निर्यात अक्टूबर में बढ़कर 44 मिलियन टन हुआ है। स्टील निर्यात में भारत का प्रदर्शन पहले से बेहतर हुआ है। वृद्धि से घरेलू स्टील कंपनियों को बेहतर आय मिली है और वित्त वर्ष में स्टील उत्पादन में 8% वृद्धि की उम्मीद है। बढ़ते शहरीकरण और औद्योग गतिविधियों से स्टील की मांग में बढ़ोतरी हुई है। विशेष स्वच्छता अभियान के दौरान कबाड़ निस्तारण से 2,364 करोड़ रुपए के राजस्व मिलने की प्रधानमंत्री ने सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पोस्ट को साझा करते हुए कहा कि प्रशंसनीय कुशल प्रबंधन और सक्रिय कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करने से इस प्रयास के अच्छे परिणाम मिले हैं। ये दर्शाता है कि कैसे सामूहिक प्रयास से स्वच्छता और आर्थिक विवेक दोनों को बढ़ावा देकर स्थायी परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। दरअसल केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा 2021-2024 के दौरान चलाए गए विशेष अभियानों में कबाड़ के निस्तारण से 2,364 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि विशेष अभियान 4.0 भारत का अपनी तरह का सबसे बड़ा अभियान है। स्वच्छता को संस्थागत बनाने और सरकारी कार्यालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए भारत का सबसे बड़ा अभियान है और इसमें कई बेहतरीन अभ्यास एवं उपलब्धियां देखने को मिली हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विशेष अभियान के तहत 5.97 लाख से अधिक स्थलों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया और इसके परिणामस्वरूप प्रभावी कार्यालय उपयोग के लिए 190 लाख वर्ग फुट जगह खाली हुई। इसके साथ ही डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि विशेष अभियान 4.0 के तहत केंद्रीय सचिवालय में लंबित मामलों में कमी आई और इसमें अधिकांश मंत्रालयों विभागों ने 90 से 100% लक्ष्य हासिल किया। उन्होंने सभी अधिकारियों से पूरे वर्ष विशेष अभियान 4.0 की गति को जारी रखने और इसे जीवन का तरीका बनाने का आह्वान किया।
देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए सरकार की नीतियां सफल साबित हो रही हैं। पर्यावरण अनुकूल इलेक्ट्रिक व्हीकल के जरिए प्रदूषण को कम करने में मदद मिल रही है। सरकार की इस पहल का उद्देश्य स्वच्छ और बिजली चालित परिवहन की ओर भारत की यात्रा को गति देना है। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ाने और इसे अपनाने को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है, जिस वजह से बीते कुछ महीनों के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। ईवी के जरिए कैसे बेहतर सड़क, हवा और बेहतर पर्यावरण का निर्माण किया जा सकता है, इसी को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने इलेक्ट्रिक वाहनों की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और कहा कि सरकार की इस पहल का उद्देश्य स्वच्छ और बिजली चालित परिवहन की ओर भारत की यात्रा को गति देना है। ऐसा मैं कहूँगा कि नोबल कॉज के लिए जो ईवी सर्विसेज नाते से कार्यक्रम ब्रीद नाम से शुरू किया गया है, इसका बहुत लाभ खास करके दिल्ली जैसे शहर में इसकी बड़ी आवश्यकता थी। और इसको सबसे पहले चरण में हम जितने सरकारी व्हीकल्स हैं, अफसरों की गाड़ियां हैं, हमारे कर्मचारियों के जो वाहन हैं और भी जो उपयोग आने वाले वाहन हैं, उनको सबको ईवी सर्विसेज पर लाएंगे ताकि प्रदूषण में कमी लाई जा सके। केंद्र सरकार की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम यानी EMPS और PM E-ड्राइव योजनाओं जैसी पहलों के माध्यम से इस वित्त वर्ष यानी 2024 और 25 में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की बिक्री बढ़कर 5,71,411 यूनिट हो गई है। इस दौरान ई रिक्शा और ई कार समेत इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स की बिक्री 1164 यूनिट तक पहुंच गई है, जबकि L5 कैटेगरी में इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स की बिक्री 71,501 यूनिट तक पहुंच गई है। आने वाले समय में योजनाओं के चलते इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में और भी इजाफा होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार के जितने भी स्कीम्स हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स को सपोर्ट कर रही हैं, इसलिए PM ई बस सेवा, पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म, नेशनल इलेक्ट्रिक बस प्रोग्राम, PM E-ड्राइव, PLI स्कीम, तमाम तरह के सबों का प्रेशर यही है कि धीरे धीरे लोग जो हैं उस ओर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ओर बढ़े। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर को भी चलाकर देखा। इलेक्ट्रिक वाहन जहां पर्यावरण अनुकूल हैं, वहीं इनके जरिए प्रदूषण को कम करने में भी इनकी भूमिका कारगर साबित हो सकती है। उम्मीद है कि आने वाले समय में इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक वाहन हर तरीके से हर किसी की उम्मीदों पर खरे उतरते नजर आएंगे और भारत अपने इलेक्ट्रिक वाहनों के बाजार को बढ़ाते हुए नजर आएगा। वकुल शर्मा, DD न्यूज़, दिल्ली। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी के रजत जयंती समारोह के समापन सत्र में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल हुए और उन्होंने युवाओं का मार्गदर्शन किया। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी के रजत जयंती समारोह के समापन सत्र का आयोजन हुआ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया और विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा कि भारत के संस्थान कैसे विश्व के टॉप रैंकिंग वाले संस्थान बन सकते हैं, इस पर विचार करना चाहिए। शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने में उद्योग समूह को वित्तीय मदद करनी चाहिए। ब्लू इकोनॉमी, स्पेस इकोनॉमी जैसे कई विकल्प हैं जिनमें युवा अपना भविष्य संवार सकते हैं। You are in a Bharat that is performing admirably in sea, on land, in sky and in space. You have blue economy in sea. It offers you vistas of opportunities. Same about space economy. We are amongst few nations to focus on that. But it can fructify only with sharpened, skilled human resource. महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी एक स्वयंसेवी संस्था है जो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही है। मेट्स के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग ने कहा कि संस्थान का लक्ष्य प्रधानमंत्री के संकल्प को सिद्ध करने के लिए परमार्थ भावना से काम करना है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि IP विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर महेश वर्मा ने भी संस्थान के योगदान को सराहा। भारत के प्रधानमंत्री की सोच है कि 70 साल से ऊपर के नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हों, पूरे ढंग से हों। उसके लिए हम एक 200 बेड का हॉस्पिटल, जिसमें 100 बेड हम रिजर्व करेंगे। प्रधानमंत्री की इच्छा है 75,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ने की
उसमें 150 सीटें का योगदान हमारी ये संस्था भी करेगी। विकसित हो रही टेक्नोलॉजी और एजुकेशन हमारे सामने बहुत सारे अवसर भी लेके आती है और साथ ही साथ बहुत सी चुनौतियां भी प्रस्तुत करती हैं। तो हमें सबको इस परिवर्तन को अपनाना जारी रखना है और हम सुनिश्चित करें कि हम अपने छात्रों को बदलती दुनिया में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान करते रहेंगे। उपराष्ट्रपति ने युवाओं से स्वदेशी का मूल मंत्र अपनाने और सामाजिक समरसता बनाए रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा और इसमें युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। डॉक्टर चंद्रशेखर, डीडी न्यूज। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ आज देश के प्रधान न्यायाधीश पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उनके कार्यकाल के दौरान चर्चा में रहे ऐतिहासिक फैसलों पर पेश है हमारी खास रिपोर्ट। भारत के प्रधान न्यायाधीश के तौर पर अपने 2 साल के कार्यकाल में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कई ऐतिहासिक फैसले दिए। जस्टिस चंद्रचूड़ 2016 में सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त हुए और वो 1275 बेंचों का हिस्सा रहे। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने करीब 613 फैसले लिखे। 2022 में सीजेआई बनने से पहले भी वो कई अहम फैसलों में शामिल रहे, जिनमें 2017 में 9 जजों की बेंच द्वारा निजता को मौलिक अधिकार घोषित करना शामिल था। 6 सितंबर 2018 में नवतेज जौहर बनाम भारत संघ मामले में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर घोषित करने वाले चर्चित फैसले में भी जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी बहुमत के फैसले से सहमति जताते हुए आईपीसी की धारा 377 को असंवैधानिक घोषित किया। ये माना गया कि समलैंगिकता को अपराध से मुक्त करना LGBTQ+ अधिकारों की पूर्ण मान्यता की दिशा में पहला कदम है। 28 सितंबर 2008 को ही 4-1 बहुमत से फैसला सुनाया गया। सबरीमाला मंदिर में मासिक धर्म की आयु वाली महिलाओं को प्रवेश से वंचित करना असंवैधानिक है। जस्टिस चंद्रचूड़ के सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से एक रहा 9 नवंबर 2019 को श्री राम मंदिर पर लिया गया ऐतिहासिक निर्णय, जिसमें 5 जजों की पीठ ने एक राय से जन्मभूमि पर श्री राम मंदिर बनाने का फैसला दिया और उत्तर प्रदेश सरकार को मस्जिद निर्माण के लिए एक वैकल्पिक स्थल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। भारत के प्रधान न्यायाधीश के तौर पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने 11 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को बरकरार रखा, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था। उनकी अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन करने के लिए चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित किया, जिसके तहत चुनावी बॉन्ड के जरिए किए गए सभी राजनीतिक दान का खुलासा करना आवश्यक हो गया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने हाल ही में एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि सभी निजी संपत्ति को सरकार नहीं ले सकती है। 46 साल पुराने अपने फैसले को पलटते हुए कोर्ट ने साफ किया है कि प्रत्येक निजी संपत्ति पर सरकार का अधिकार नहीं है। शुक्रवार को जस्टिस चंद्रचूड़ का सीजेआई के तौर पर अंतिम कार्य दिवस रहा, जिसमें उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए 1967 के अजीज बाशा मामले के फैसले को पलट दिया है। कोर्ट ने कहा कि एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे का फैसला इस आधार पर होगा कि क्या इसकी स्थापना मुस्लिम समुदाय ने की थी। लास्ट वर्किंग डे के दिन सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। इस तस्वीर में वो सिर को पूरा झुकाकर हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अपने फैसलों के साथ साथ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को ऐसे प्रधान न्यायाधीश के तौर पर याद रखा जाएगा जिन्होंने अदालती कामकाज और लंबित मुकदमों को कम करने में तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए बड़े बदलाव किए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और मैक्सिको के क्वेरेटारो में एक बार फिर अंधाधुंध फायरिंग में 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। क्वेरेटारो में सार्वजनिक सुरक्षा सचिवालय के प्रमुख जुआन लुइस फेरुस्का ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि कम से कम 4 हमलावर एक पिकअप ट्रक में सवार होकर आए और बार के अंदर उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी। इस हमले में 10 लोगों के मारे जाने की खबर है और कम से कम 7 लोग घायल हुए हैं। फेरुस्का ने बताया कि एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच नए घटनाक्रम में कतर ने इजराइल और हमास के बीच मध्यस्थ की भूमिका से खुद को अलग करने की घोषणा की है। पश्चिम एशिया में शांति बहाली के लिए इसे सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। कतर का कहना है कि दोनों पक्ष पूर्ण विश्वास के साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं।
और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जा रही 4 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम पहला मैच जीतने के बाद 4 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जा रही 4 मैच की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज खेला जाएगा। पहला मैच अपने नाम कर चुकी टीम इंडिया की कोशिश इस मैच को जीतकर सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल करने की रहेगी। पहले मैच में शतकीय पारी खेलने वाले संजू सैमसन एक बार फिर अपने बल्ले से चमकने का लक्ष्य लेकर उतरेंगे। वहीं शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों से भी दमदार प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। संजू सैमसन ने डरबन में खेले गए पहले T20 में शतक लगाया था और वे लगातार 2 T20 इंटरनेशनल में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बने थे। भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों ने T20 विश्व कप 2024 में शानदार प्रदर्शन किया था। हालांकि उसके बाद से दोनों टीमों के प्रदर्शन में काफी अंतर देखने को मिला है। 3 बड़े खिलाड़ियों की रिटायरमेंट के बावजूद सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में युवा भारतीय टीम ने T20 में शानदार प्रदर्शन किया है। भारतीय टीम T20 मुकाबलों में 11 मैच से विजय रथ पर सवार है। इसमें जिम्बाब्वे, श्रीलंका और बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में जीत शामिल है। भारत ने इस साल 23 T20 मैच खेले हैं और उसमें से 22 जीते हैं। भारत को जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज के पहले मैच में जुलाई में हार का सामना करना पड़ा था। T20 इंटरनेशनल में भारत का सर्वश्रेष्ठ विजय अभियान 12 मैच का है और आज का मैच जीतकर भारत के पास बराबरी करने का मौका है। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका की टीम विश्व कप फाइनल के बाद से संघर्ष कर रही है। टीम को वेस्टइंडीज के खिलाफ 3-0 से हार का सामना करना पड़ा था। वहीं आयरलैंड के खिलाफ उनकी सीरीज 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुई। दक्षिण अफ्रीका की टीम एक यूनिट के तौर पर खेलने में नाकाम रही है। अब देखना होगा कि आज होने वाले मैच में भारतीय टीम अपना विजय अभियान बरकरार रखती है या फिर दक्षिण अफ्रीका की टीम सीरीज को बराबरी पर लाने में कामयाब रहती है। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज़। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने ICC को सूचित किया है कि भारतीय टीम 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। 8 टीमों की चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में आयोजित होगी। और छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्थित दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के वैगन रिपेयर शॉप में स्क्रैप से बनाई गई 10-11 कलाकृतियों की एक प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी में मुख्य आकर्षण का केंद्र गणपत की सुंदर प्रतिमा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के रायपुर में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का वैगन रिपेयरिंग शॉप है। मालगाड़ी के वैगन रिपेयर करने के साथ ही यहां काम करने वाला स्टाफ ट्रेनिंग सेंटर लोगों को ट्रेनिंग देने का काम भी करता है। यहां पर स्क्रैप यानी कबाड़ से कैसे कलाकृति बनाई जाती है ये भी सिखाया जाता है। ऐसे ही स्क्रैप से बनाई गई 10-11 कलाकृतियों की एक प्रदर्शनी रायपुर के वैगन रिपेयर शॉप के ऑफिस गार्डन में लगाई गई। इस प्रदर्शनी में मुख्य आकर्षण का केंद्र गणपति की सुंदर प्रतिमा रही, जिसे अशोक देवांगन और उनकी टीम द्वारा बनाया गया है। रेल विभाग लगा हुआ है कि किस तरह से हमारे रेल के जो वेस्टेज पार्ट्स हैं उसको बेहतर ढंग से उपयोग कर सकें, बेस्ट से बेस्ट क्या बना सकें। एक ट्रेनिंग सेंटर है हमारे यहाँ BTC बुनियादी ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ पर बच्चे 1 साल के लिए आते हैं सीखने के लिए। तो हमारा प्रयास रहता है कि वो मालगाड़ी के काम के अलावा और भी चीज़ें सीखें। तो मैं चूँकि मूर्ति कला आता है मुझे, तो मैं एक माध्यम हूँ। आप देख रहे हैं ये पीछे गणेश जी हैं। लगभग 1 से 1.5 महीने का समय लगा और एक बेहतर स्क्रैप मटेरियल से एक बेहतर कलाकृति बनी। रायपुर रेल मंडल के एडिशनल DRM बजरंग अग्रवाल ने बताया कि स्वच्छता के क्षेत्र में भारतीय रेल अग्रसर रही है। अपने कार्यकाल और परिसर के साथ ही अन्य जगहों पर स्वच्छता के प्रति हमेशा ध्यान देती है। स्क्रैप मटेरियल को लेकर उन्होंने कहा कि कबाड़ जिसे हम फेंक देते हैं, ऐसे कबाड़ से यहाँ के स्टाफ के द्वारा कई तरह की आकर्षक कलाकृतियाँ बनाई गई हैं। हमारे इंजीनियर अपना एक्स्ट्रा टाइम निकालकर ये काम करते हैं, जो कि सराहनीय है। अपने कार्यालय, अपने परिसर को साफ रखना हमारे सभी कर्मचारियों का एक प्रथम लक्ष्य रहता है, अपने आउटपुट को देने के साथ साथ। और हम ये भी देखते हैं कि जो स्क्रैप मटेरियल निकल रहा है, जैसे आप पीछे देख रहे हैं गणपति की मूर्ति बनाई गई, कितनी खूबसूरत मूर्ति, जो इसका
उदाहरण आपके सामने ही है, इसका साक्षात को प्रमाण की जरूरत नहीं है। हमारा कर्मचारी वर्ग ये हमेशा इसमें कोशिश करता है कि जो भी स्क्रैप निकल रहा है, जिसमें देखेंगे आप छोटे छोटे प्लेट्स हैं, नट्स हैं, बोल्ट्स हैं, उनको हम फेंक सकते हैं, स्क्रैप में बेच सकते हैं, पर उसको स्क्रैप में न डाल के उसको एक अच्छी प्रतिमा के रूप में रूप दिया जा सकता है। ये भी हम लोग कोशिश करते हैं। वैगन रिपेयर शॉप में रिपेयरिंग के साथ साथ स्क्रैप से कलाकृतियाँ कैसे बनाई जाती हैं, इसकी भी विस्तार से जानकारी दी जाती है। वेस्ट मटेरियल से अशोक देवांगन पिछले 10 सालों से मूर्ति बनाने का काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज़। और खबरें अभी और भी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज़। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हिंद महासागर क्षेत्र के मित्र विदेशी देशों के साथ अपनी क्षमता निर्माण गतिविधियों के हिस्से के रूप में भारत ने मोजाम्बिक को 2 वाटर जेट चालित फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट FIC उपहार में दिए हैं। FIC को भारत से INS घड़ियाल द्वारा ट्रांसशिप किया गया। फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट सौंपने के समारोह में मोजाम्बिक में भारत के उच्चायुक्त रॉबर्ट शेटकिन-टोंग, मापुट में भारत के नवनियुक्त रक्षा सलाहकार कर्नल पुनीत अत्री और INS घड़ियाल के कमांडिंग ऑफिसर कमांडर राजन चिब ने भाग लिया। इन समुद्री गश्ती नौकाओं की अधिकतम गति 45 समुद्री मील और 12 समुद्री मील है। ये दोनों FIC काबो डेलगाडो प्रांत में समुद्री आतंकवाद और चल रहे विद्रोह से निपटने के लिए मोजाम्बिक सरकार के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। FIC का उद्देश्य मोजाम्बिक की समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी क्षमताओं को मजबूत करना है। इससे पहले समुद्री सुरक्षा के लिए मोजाम्बिक सरकार के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 2019 में 2 बड़े इंटरसेप्टर पोत उपहार में दिए थे। इसके बाद जनवरी 2022 में इसी श्रेणी के 2 FIC उपहार में मोजाम्बिक को प्रदान किए गए थे। देश के आर्थिक विकास में गति देने में 6 प्रमुख नीतियां कारगर साबित हो रही हैं। यह जानकारी अग्रणी वित्तीय कंपनी मोतीलाल ओसवाल इंडिया की मासिक रिपोर्ट में दी गई है। रिपोर्ट में इसे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 1 दशक की रणनीतिक सुधारों का परिणाम बताया गया है। इसके अलावा रिपोर्ट में भाजपा सरकार के पिछले 2 कार्यकाल को आश्चर्यजनक वृद्धि का 1 दशक बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है, देश में विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा, व्यापार के अनुकूल नीतियों से लेकर एक संपन्न उद्यमी पारिस्थितिकी तंत्र मौजूद है। छोटे व्यवसायों के लिए अवसर बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विश्व मंच पर भारत चीन के मुकाबले एक शक्तिशाली विकल्प के रूप में उभर रहा है। देश में वर्तमान में 11 मेगा कंपनियां मौजूद हैं और इनका बाजार पूंजीकरण 5 ट्रिलियन रुपए से अधिक है। वहीं 2014 में ये संख्या 0 थी। मध्यम और बड़ी पूंजी वाली कंपनियों में उछाल के साथ इक्विटी बाजार में संभावित विशालकाय कंपनियां बड़ी संख्या में मौजूद हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत अब मार्केट कैप के मामले में दूसरा सबसे बड़ा उभरता बाजार है। ये 2014 में 1.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2024 में 5.4 ट्रिलियन डॉलर 5.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो चुका है, जबकि वैश्विक हिस्सेदारी में 4.3% की वृद्धि होगी। रिपोर्ट के अनुसार नए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म आधारित सूचीबद्ध कंपनियों की संख्या वर्ष 2014 में सिर्फ 5 थी। ये वर्ष 2024 में बढ़कर 29 हो गई हैं, जो भारत में स्टार्टअप के लिए एक स्वस्थ कारोबारी माहौल को दर्शाता है। संयुक्त बाजार पूंजीकरण मार्च 2014 में 178 बिलियन रुपए था और ये बढ़कर नवंबर 2024 में 4.8 ट्रिलियन रुपए हो चुका है। और भारत का कृषि क्षेत्र भविष्य में बड़े पीढ़ीगत बदलाव के लिए तैयार है। भारत का युवा नई तकनीकों के माध्यम से कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाने की तैयारी कर रहा है। भारतीय छात्र एक बार फिर से कृषि और कृषि से जुड़े विषयों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। साथ ही टिकाऊ कृषि, खाद्य उत्पादन में तकनीकी नवाचार जैसी वैश्विक मांगों को सीखने वाली बड़ी संख्या में छात्र विदेश पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं। छात्र कृषि तकनीक के माध्यम से सटीक कृषि, एग्रीकल्चर साइंस और फूड साइंस के क्षेत्र में यूरोपीय संघ द्वारा संचालित फार्म टू फॉर्क रणनीति
और कनाडा की कृषि खाद्य पायलट योजनाओं से बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। फॉरेन एडमिट्स के साथ ही सह संस्थापक निखिल जैन बताते हैं कि 2020 के बाद से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए पूछताछ में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 2023 में कृषि कार्यक्रमों के बारे में पूछताछ में 75% सालाना वृद्धि देखी गई है। उन्होंने बताया कि छात्र कृषि को एक नए नज़रिए से देख रहे हैं, जो कि तकनीकी आधारित है और वैश्विक खाद्य सुरक्षा को जोड़ती है। वहीं लीवरेज विज के संस्थापक अक्षय चतुर्वेदी ने दार्जिलिंग, गुंटूर, मेरठ और नासिक जैसे शहरों का उदाहरण देते हुए बताया कि कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में रुचि दिखाने वाले छात्र अलग अलग पृष्ठभूमि से आ रहे हैं, लेकिन इसके टियर 2-3 शहरों में आने वाले छात्र ज़्यादा हैं। और अब आइए आपको सीधे लिए चलते हैं रांची, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो में शिरकत कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें रांची से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रांची के ओटीसी ग्राउंड से न्यू मार्केट चौराहे तक के रोड शो में शामिल हो रहे हैं। जबरदस्त उत्साह वहां मौजूद जन समुदाय में। रांची के ओटीसी ग्राउंड से न्यू मार्केट चौराहे तक का ये रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सड़कों के किनारे लाखों की संख्या में मौजूद प्रशंसक हाथ अभिवादन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए तत्पर हैं। और ये रोड शो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रांची में ये चौथा रोड शो है और ज़बरदस्त उत्साह, लोगों के उत्साह भरी ये आवाज़ बताती है कि किस तरीके का ज़बरदस्त आकर्षण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। और इस रोड शो के तहत लाखों की संख्या में सड़कों के किनारे लोग मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक देखने के लिए। 13 तारीख को 43 सीटों के लिए प्रथम चरण में मतदान झारखंड विधानसभा चुनाव के तहत होना है। हमारे संवाददाता नीरज सिंह मौजूद हैं रांची में। नीरज, अगर देखें तो ये तस्वीरें ही खुद बयां करती हैं कि कितना ज़बरदस्त आकर्षण, कितना विशाल जन समुदाय और कैसी एक झलक पाने की लालसा लोगों के मन में है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये रोड शो कर रहे हैं, किन किन मार्गों से ये गुजरेगी, कैसा वहाँ पे माहौल है, दृश्य तो खुद बयां कर रहे हैं। नीरज, आगे के रोड शो के दौरान किन किन क्षेत्रों से हमें लोगों की ये उत्कंठा मिलती रहेगी? नीरज। में 7 सीटें हैं विधानसभा की, जिसमें हटिया है, मांडर है, कांके है, रांची है, कमाल है, सिंधी है और खिजरी है। और आप देखें कि ये रोड शो जो ओटीसी ग्राउंड से शुरू हुआ है और न्यू मार्केट चौक तक जाएगा और 3 विधानसभा क्षेत्रों को ये जो रोड शो है वो टच करेगा। प्रधानमंत्री की कोशिश यही है कि अपनी जो बात है और कहें कि जनता से सीधा जो संवाद है वो प्रधानमंत्री कर पाए। और आप देखें कि जनता के बीच में ही सीधे प्रधानमंत्री हैं। आज 2 सभाएं उन्होंने की और 2 सभाओं के बाद रांची प्रधानमंत्री पहुंचे और यहाँ पर एक रोड शो, विशाल रोड शो है, उसको प्रधानमंत्री कर रहे हैं और लाखों की संख्या में जो लोग हैं उन्हें देखने के लिए, उनका दीदार करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और आप देखें कि जिस तरीके से जो केंद्र सरकार है वो लगातार आदिवासी कल्याण के लिए काम कर रही है। पिछले 10 सालों में आप देखें कि आदिवासियों को लेकर कितनी सारी योजनाएं मोदी सरकार के द्वारा दी गई और लगातार पीएम इस बात का जिक्र भी करते रहे कि जब तक झारखंड के जो आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं उनको मुख्य धारा में नहीं लाया जाएगा। इससे पहले आप देखें कि जो सरकारें यहाँ पर रही, किस तरह से करप्शन के काम करे गए, यहाँ पर तमाम तरह के जो घोटाले हैं वो मुख्यमंत्री के ऊपर लगे हैं। कल ही मुख्यमंत्री के जो निजी जो सचिव है उनके ऊपर इनकम टैक्स का छापा लगा। इससे पहले भी लाखों करोड़ की जो नकदी है वो बरामद हुई। किस तरह से करप्शन के खेल में ये पूरी सरकार है और जो आदिवासियों का पैसा है वो आदिवासियों तक नहीं पहुंच रहा है और उसका बंदरगाह ये राजनेता अपने तक कर लेते हैं। तो उसका कह सकते हैं कि सीधा सीधा जो खामियाजा है, जो नुकसान है वो आदिवासी समुदाय को उठाना पड़ता है। और प्रधानमंत्री लगातार इस बात का जिक्र करते रहे और प्रधानमंत्री को देखने के लिए लाखों की संख्या में जो लोग रांची की सड़कों पर मौजूद है, बिल्डिंगों पर मौजूद है। आप देखिए कि जिस इलाके से ये रोड शो जा रहा है, बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री का दीदार कर रहे हैं। तो ये बताता है कि प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है वो किस तरह से है, खासतौर से आदिवासी समुदाय के बीच में। और आप देखें कि कुछ समय पहले ही प्रधानमंत्री ने खुद झारखंड के अंदर 80,000 करोड़ की कई सारी परियोजनाओं की शुरुआत करी थी आदिवासी समुदाय के लोगों के लिए। और ये भीड़ आप देखें, अश्विनी बता रही है कि प्रधानमंत्री को लेकर
कितना उत्साह इनके अंदर है और जिस तरह से मोदी सरकार काम कर रही है उसी का कह सकते हैं कि ये परिणाम भीड़ के रूप में सुनिए आपको दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर से, और हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं नौजवानों में ज़बरदस्त आकर्षण रहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीतिक विचारधारा से अलग जाकर नौजवानों का आह्वान करते हैं नए भारत गढ़ने के लिए, आत्मनिर्भर भारत गढ़ने के लिए, राजनीतिक परिणाम, विधानसभा चुनाव के परिणाम जो भी जैसे रहें, चुनाव प्रचार की स्थितियां जो भी रहें, लेकिन ज़बरदस्त आकर्षण हम देखते हैं युवाओं के मन में ज़रूर रहता है। सबसे बड़ी संख्या में युवा और महिला हम देख पा रहे हैं यहाँ पर इस रोड शो में दिख रहे हैं। किस तरीके का भाजपा ने युवाओं के लिए रोड मैप तैयार कर रखा है, किस तरीके से जो बात कही जाती है रोटी बेटी और माटी की पुकार की, वो साफ तरीके से दिखता है कि किस तरीके से जनसैलाब यहाँ उमड़ा है। नीरज, देखिए बिल्कुल, जब भारतीय जनता पार्टी रोटी बेटी और माटी की बात करती है तो हम देखें कि लगातार भारतीय जनता पार्टी इस बात का जिक्र करती रही है कि आदिवासियों के विकास के लिए यहाँ पर लगातार काम होने चाहिए। रोटी की जहाँ तक बात है कि आदिवासियों के लिए रोजगार के बेहतर साधन क्या हो सकते हैं, उस पर प्रधानमंत्री लगातार जोर देते रहे और कई तरह की योजना है वो भी शुरू करते रहे। आप देखें असुली की जनजातीय, अगर हम आदिवासियों को लेकर जो मोदी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में जो काम किया है उसकी जो राशि है वो 3 गुना बढ़ाकर आज की डेट में 12,461 करोड़ रुपए की जो राशि है वो आदिवासी के जो काम है, आदिवासियों के कल्याण के लिए जो काम है उन पर किया जा रहा है। पिछले 10 सालों में करीब 5.5 गुना की जो वृद्धि है वो की गई है। आप देखें युवाओं के लिए एकलव्य जो स्कूल है उनकी जो संख्या है वो बढ़ाई गई है। आप देखें 2013-14 में मात्र 34,000 के करीब 34,000 के करीब जो बच्चे थे वो एकलव्य स्कूलों में पढ़ते थे, लेकिन अगर आप देखें कि 2023-24 में जो संख्या है वो बढ़कर 1,32,000 से ज़्यादा हो गई है और 400 से ज़्यादा जो एकलव्य स्कूल है वो यहाँ पर जो काम है वो कर रहे हैं। 10,000 शिक्षकों की जो भर्ती है वो एकलव्य स्कूलों में की गई और आने वाले समय में 40,000 शिक्षकों की भर्ती है जो तमाम देश भर के जो एकलव्य स्कूल है उनमें की जाएगी। तो ये बताता है कि किस तरीके से आदिवासियों के कल्याण के लिए मोदी सरकार काम कर रही है। आप देखें कि जब रोजगार की बात होती है, युवाओं की बात होती है, तो 30 लाख से ज्यादा आदिवासी छात्रों के लिए जो छात्रवृत्ति है उसमें बढ़ोतरी की गई है और 18,000 करोड़ के आसपास की जो छात्रवृत्ति है वो वितरित हो रही है। और आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनावों में इस बात का जिक्र भी करती रही है और इस बात की जो उल्लेख है वो अपनी तमाम सभाओं में भी करती रही है कि आदिवासियों के लिए आने वाले समय में जो सरकार है उनके रोजगार पर काम करेगी। आदिवासियों की जो संस्कृति, आप देखें कि एक बड़ा मुद्दा है कि जो आदिवासियों और गैर आदिवासियों के बीच में करीब 35% के आसपास जो प्रवासी जो लोग हैं वो झारखंड में रहते हैं और संपन्न झारखंड देखें तो आदिवासी समुदाय के लोग काफी गरीब हैं और ये प्रवासी लोग काफी अमीर हैं। तो उनमें एक तरीके का जो विरोध है वो बनता जा रहा है। घुसपैठ की जो घटनाएं हुई है, आप देखें धर्मांतरण के कई सारे जो मामले हैं वो निकल कर सामने आए, जो तमाम बांग्लादेश से या रोहिंग्या यहाँ पर पहुँचते हैं, आदिवासी जो महिलाएं हैं बच्चियाँ हैं उनके साथ शादी कर लेते हैं, उनकी जमीनों को हड़प लेते हैं। तो इस तरह के तमाम जो इश्यूज हैं वो आए हैं जहाँ पर आदिवासियों की संस्कृति, उनका कल्चर, उसके साथ कह सकते हैं कि लंबे समय से जो छेड़छाड़ है वो हो रही है, उनके कल्चर और उनके गोल बदलने की कोशिश हो रही है और भारतीय जनता पार्टी इसी को बचाने के लिए लगातार बात भी कर रही है और ये कह रही है कि सत्ता में आएगी तो इन तमाम चीज़ों पर जोर दिया जाएगा और इन तमाम चीज़ों को खत्म किया जाएगा। जी नीरज, जिस तरीके से आप बात बता रहे हैं ये ज़बरदस्त उत्साह है लोगों का, ज़बरदस्त हमें आवाज़ मिल रही है कि किस तरीके से लोग हौसला अफजाई कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं। उस अभिवादन में भी एक ऊर्जा और गर्मजोशी दिखती है। नीरज, आपसे जानना चाहेंगे इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषणों में कहा कि चाहे जनजातीय अस्मिता की बात हो या फिर जनजातीय कल्याण की बात हो, अटल जी ने चाहे जनजातीय मंत्रालय का गठन किया तो उसी कारवां को आगे बढ़ाते हुए जनजातीय गौरव और सम्मान की स्थापना का काम वर्तमान सरकार कर रही है। तो चाहे भगवान बिरसा मुंडा की विरासत को संभालने की बातें हो, चाहे भगवान बिरसा मुंडा से संबंधित जो क्रांतिकारी दस्तावेज और अन्य चीज़ें हैं उनको स्थापित करने की बातें हो, ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा और बड़ा चुनावी अस्मिता का सवाल है जिस जनजातीय अस्मिता को पुनर्स्थापित करने की बात भाजपा कहती है। देखिए बिल्कुल एक बड़ा सवाल है और जो जनजातीय समुदाय के लोग हैं उनकी अस्मिता का सवाल है, उनकी संस्कृति का सवाल है, उनके कल्चर का सवाल है, उनके
रोजगार का सवाल है, उनकी जमीन का सवाल है। और यही कारण है कि ये रोटी बेटी और माटी का जो नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, इसी आधार पर दिया। और आप देखें कि इस नारे के पीछे प्रधानमंत्री की एक सोच भी है। आप देखें पिछले 10 सालों में जिस तरीके से काम किए गए हैं आदिवासियों को लेकर, और आप जिस बात का जिक्र भी कर रहे थे सुनील, आप देखें कि आदिवासियों की संस्कृति को सुरक्षित रखने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बिरसा मुंडा के लेकर आप देखें कि आदिवासी जो गौरव है उसको गौरव दिवस के रूप में मनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, मोदी सरकार ने किया है। और आज की डेट में भी अगर आप देखें कि एम्स में आदिवासी स्वास्थ्य टेली मेडिसिन के लिए भगवान बिरसा मुंडा चेयर की स्थापना की गई है। जो आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं उनको इसका जो फायदा है वो मिलता है। इसके अलावा IISc बेंगलुरु में आदिवासी छात्रों के लिए सेमी कंडक्टर जो प्रगति की है उसमें प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गई है। यानी कि आदिवासी समुदाय के कल्चर के साथ साथ आधुनिकता का समावेश करके किस तरीके से उनका उत्थान किया जा सकता है, किस तरीके से उनके बच्चों को मुख्य धारा में लाया जा सकता है, किस तरीके से रोजगार के तमाम जो क्षेत्र है वो सृजन किए जा सकते हैं, ताकि आने वाले समय में आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं वो उसमें भाग ले सकें और अपना जो आर्थिक स्थिति है उसमें भी सुधार कर सकें। और इसी बात का जिक्र प्रधानमंत्री लगातार कर रहे हैं। और ये भी आप देख रहे हैं कि युवाओं की भीड़, महिलाओं की भीड़ अलग पाने के लिए प्रधानमंत्री के लिए जो रोडों पर जिस समय राशि की रोडों पर रखी हुई है वो बताती है कि मोदी सरकार के कामों को लेकर किस तरह की स्वीकार्यता है और कितना विश्वास है मोदी सरकार की गारंटियों को लेकर रांची के लोगों को जो इस तरह प्रधानमंत्री को देख रहे हैं। हाँ नीरज, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हम देख रहे हैं बहुत ज़बरदस्त लोगों में उत्साह है, बहुत ऊर्जा है और काफ़ी कोलाहल भी वहाँ पे हमें मिल रहा है। आपकी आवाज़ हमें बेहतर तरीके से मिल सके ये अपेक्षा करेंगे, लेकिन ये ऊर्जा खुद बताती है, ऊर्जा जिस तरीके से लोगों के अपने अभिव्यक्ति के तरीके होते हैं, रैलियों में इस तरीके का स्वाभाविक रूप दिखना। नीरज, आदिवासी अस्मिता से अलग एक बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा बड़े करारे प्रहार करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पाताल से भी खोजकर लोगों को जेल में डाला जाएगा। कितना बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार, और जब ये बातें कही जाती हैं तो जनता के बीच में किस तरीके से स्थापित होती हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार की लंबी फहरिस्त कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा में चुनावी मुद्दे के रूप में है। देखिए बहुत बड़ा मुद्दा है। और आप देखें कि जिस तरीके से जो वर्तमान सरकार है उसके ऊपर करप्शन के जो चार्ज लगे हैं, आप देखें कि उनके तमाम मंत्रियों के यहाँ ईडी के छापे पड़े हैं। जिस तरीके से आप देखें कि खुद मुख्यमंत्री ने जो अपने नाम बड़े पैमाने पर जो जमीन है वो करवा रखी है, खनन का एक बड़ा मामला है। इसके अलावा यहाँ पर अगर देखें तो स्थानीय स्तर पर जिस तरीके से करप्शन के तमाम मामले उजागर हो रहे हैं और उसका जो खामियाजा है वो यहाँ के जो लोग हैं आदिवासी समुदाय के लोग हैं उन्हीं के ऊपर पड़ता है। और जैसा कि मैं जिक्र कर भी रहता है सुनिए कि खुद मुख्यमंत्री के जो PS है, निजी सचिव है, उनके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का छापा लगा। खनन में किस तरीके से बंदरबाट यहाँ पर हुआ, किस तरीके से अधिकारी और जो नेताओं का गठजोड़ यहाँ पर देखने को मिला, जो जिसकी वजह से ये करप्शन का जो खेल है वो लाखों करोड़ों रुपए में खेला गया। बड़े पैमाने पर यहाँ पर करप्शन के में जब ईडी ने छापे मारे तो नोट गिनने की जो मशीनें हैं वो लगाई गई। और प्रधानमंत्री का इस बात पर स्पष्ट कहना है कि करप्शन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिन लोगों ने भी करप्शन के इस काले खेल को खेला है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। 5 साल, अगले 5 साल जो रहेंगे वो आदिवासी कल्याण के रहेंगे, आदिवासियों के विकास के रहेंगे, आदिवासियों के रोजगार के रहेंगे। और यहाँ पर जिन जिन लोगों ने करप्शन किया है उनके खिलाफ वो कड़ी कार्रवाई उन 5 सालों में होगी, ताकि आदिवासियों का जो पैसा है उनसे वसूला जाए। क्योंकि ये पैसा वही पैसा है जो आदिवासी कल्याण के लिए खर्च होता है, ये वही पैसा है जो आदिवासियों के रोजगार के लिए खर्च होता है। लेकिन इस पैसे को नेताओं ने बंदर बाट करके अपनी तिजोरी में भर लिया है। लेकिन प्रधानमंत्री का स्पष्ट कहना है कि ये तिजोरी बचकर नहीं जा सकती। जिसने भी करप्शन किया है चाहे किसी भी पोस्ट पर हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ये कार्रवाई आप देखें कि दूसरे राज्यों में भी हुई है और यही कारण है कि ये विश्वास प्रधानमंत्री के ऊपर रांची की जनता दिखा रही है। आपने देखा इससे पहले हरियाणा में भी इलेक्शन हुए थे, किस तरीके से रोजगार को लेकर किस तरीके से पर्ची खर्ची की वहाँ पर जो हुड्डा सरकार है वो लोगों को नौकरी देती थी। लेकिन हरियाणा में बिना पर्ची के बिना खर्ची के नौकरी दी गई, लोगों को ईमानदारी पूर्वक काम करने दिया गया। और यही बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी झारखंड की जो जनता है उसके बीच में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के बीच में है। और मोदी की जो गारंटी है उस पर विश्वास रांची की जनता दिखाती हुई इस रोड शो में लाखों की भीड़ है।
जी नीरज, आप हमारे साथ बने रहें। हमारे साथ हमारे संवाददाता दिवाकर भी जुड़े हुए हैं। दिवाकर, ये तस्वीर बयां करती है कि कितना ज़बरदस्त उत्साह है लोगों के मन में, एक ऊर्जास्वित पूरा माहौल, लोगों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिवादन के लिए लोग उमड़ पड़े हैं सड़कों पर। ये अपार जनसमूह ये बताता है कि किस तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए लोग बेताब रहते हैं। और ये पूरे तस्वीर ही बयां करते हैं कि किस तरीके से लोगों में ज़बरदस्त उत्साह और उत्कंठा है। दिवाकर, आपसे जानना चाहेंगे, विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि 2004 से 2024 तक तकरीबन 80,000 करोड़ रुपए अगर कांग्रेस की सरकार देती है तो 3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का केंद्रीय भुगतान किया जा चुका है केंद्रीय योजनाओं के रूप में। लेकिन वो पैसे सही तरीके से गाँव तक, ज़मीन तक, गरीब तक, आदिवासी तक नहीं पहुँच पाते हैं। ये जो मुद्दे हैं ये कितने असरदार साबित हो रहे हैं, ये मुद्दे कितना जवाबदेह साबित कर रहे हैं विपक्षी सत्तारूढ़ दल को, और साथ ही साथ भाजपा के इन आरोपों पर क्या कुछ जनता के मन में है? दिवाकर। ये सीधे तस्वीरें हमें मिल रही है रांची से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओटीसी ग्राउंड से न्यू मार्केट चौराहे तक रोड शो कर रहे हैं। अपार जनसमूह पहुंचा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। युवा, बच्चे और बड़ी संख्या में पार्टी समर्थक और आम नागरिक प्रधानमंत्री की एक झलक देखने के लिए पहुंचे हैं रोड शो में। सीधी तस्वीरें रांची से। देखिए, निश्चित तौर पर ये जो सीधी तस्वीरें हैं ये बयां कर रही है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक उत्साह, उमंग और जोश झारखंड वासियों में और खासकर राजधानी वासियों में। आप देख सकते हैं कि युवाओं का जोश किस तरीके से दिख रहा है, महिलाएं किस तरीके से सड़कों के किनारे और छतों पर खड़ी है। तो ये लगातार जो जोश और उत्साह है वो झारखंड वासियों में नजर आ रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो आज 2 चुनावी जनसभा थी, एक बोकारो के कन्नरकियारी में और दूसरा गुमला में, उन दोनों जगहों पर प्रधानमंत्री को सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग पहुंचे थे। और ऐसी ही कुछ झलक पिछली जनसभा के दौरान थी। आज प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से झारखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार ने पिछले 10 सालों में प्रयास किया है, वैसा कभी यूपीए के दौर में नहीं हुआ। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि झारखंड के लिए उन्होंने कई जो एक लॉन्चिंग पैड झारखंड को बनाया था वो पिछले 5 साल से कम सा गया है। तो लॉन्चिंग पैड का भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो भी भ्रष्ट लोग हैं और पेपर लीक माफिया जो भी हैं, सब लोगों को जेल में डाला जाएगा और झारखंड और जो गरीबों का पैसा हड़प रहे हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तो ये लगातार उत्साह और उमंग झारखंड की सड़कों पर, और प्रधानमंत्री जब ये जनसभा कर रहे हैं। दिवाकर, एक चीज और जानना चाहेंगे, जब
जा रहा है, बेहद उत्साह दिखाई दे रहा है। दिवाकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवाकर, काफी उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा है। तो ये सीधे दृश्य आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें झारखंड से आप देख रहे हैं और लोगों का उत्साह जो है वो ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री भी लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और प्रधानमंत्री के स्वागत में तिल रखने की जगह जो है कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। हमारे संवाददाता दिवाकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवाकर, लोगों में काफ़ी उत्साह दिखाई दे रहा है, बेहद उत्साह वहाँ पर। तो ओटीसी ग्राउंड से न्यू मार्केट चौक तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो और उसमें प्रधानमंत्री का अभिवादन करते हुए लोग प्रधानमंत्री के स्वागत में बेहद खुशी जो है लोगों के चेहरे पर दिखाई दे रही है। बड़ी संख्या में वहां पर सड़क के दोनों तरफ लोग दिखाई दे रहे हैं। यही नहीं, अगर हम देखते हैं जो ऊपर पुल है, घरों की छतों पर बेहद भारी भीड़ दिखाई दे रही है और प्रधानमंत्री के स्वागत में जनसमूह प्रधानमंत्री का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री को इतने नज़दीक से देखकर जो लोगों के चेहरे पर खुशी है वो अपने आप में दिखाई देती है कि वहाँ पर प्रधानमंत्री के आने से कितने उत्साहित हैं लोग और प्रधानमंत्री के रोड शो से कितनी ऊर्जा लोगों में वहाँ पर दिखाई दे रही है। और प्रधानमंत्री भी उसी अंदाज में मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए सभी को अपनी तरह से प्रधानमंत्री जो हैं जोड़ते हुए, और ये कनेक्ट जो है ये साफ दिखाई दे रहा है जब इतनी भारी संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं। और जो युवा हैं उनकी खुशी उनकी आवाज़ में देखी जा सकती है। हाथ हिलाकर, मोबाइल की टॉर्च जलाकर सभी लोग प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं और अपने कैमरों में इन दृश्यों को कैद कर रहे हैं। तो जो खुशी है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। यहाँ तक कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बड़ी संख्या में वहाँ पर लोग उपस्थित हैं और बेहद खुश हैं। ये खुशी उनके चेहरों से दिखाई देती है, उनकी मुस्कुराहट में दिखाई देती है और जिस तरह से वो प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे संवाददाता दिवाकर, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी मैं जुड़ा हुआ हूं। दिवाकर, बेहद उत्साह जो है लोगों में दिखाई दे रहा है, बेहद खुशी दिखाई दे रही है और ये जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं जहां तक हम देख पा रहे हैं कहीं भी तिल रखने की भी जगह नहीं है। देखिए, निश्चित तौर पर जो उत्साह है वो ओटीसी ग्राउंड से प्रधानमंत्री का ये जो हम कह सकते हैं वो रोड शो शुरू हुआ है। शाम है, अंधेरा हो गया है, उसके बावजूद आप देखिए किस तरीके से जो हमारी युवा पीढ़ी है, बच्चियां हैं, लोग अपने अपने घरों में बच्चों को गोदी में लेकर निकले हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करने और दीदार करने। तो ये एक जोश है जो राजधानी वासियों ने प्रधानमंत्री के सामने एक अपना गेस्चर पेश किया है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री उनके दिल में बसते हैं और प्रधानमंत्री भी के दिल में भी झारखंड वासी बसते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार जो कई केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसको लेकर जो लॉन्चिंग पैड उन्होंने झारखंड का बनाया था उसको लेकर झारखंड के लोग जो है वो प्रधानमंत्री से सीधे कनेक्ट करते हैं। और उसकी झलक आज दिन में जो 2 रैलियां थी प्रधानमंत्री की, चाहे वो बोकारो में रैली चंदन कियारी में हुआ हो, चाहे फिर वो गुमला में हुआ, उन जगहों पर इसी तरीके का जन सैलाब उमड़ा था। और आज कुछ उसी तरीके का राजधानी की सड़कों पर जन सैलाब उमड़ा है। ये लगभग जो 3.25 किलोमीटर का प्रधानमंत्री का रोड शो है उसमें कहीं भी तिल भर पैर रखने की जगह नहीं है। लोगों का जो हुजूम सड़कों पर उमड़ा है वो दोपहर बाद से, हालांकि लोगों को पहले से ही पता था कि प्रधानमंत्री का जो ये रोड शो है वो करीब शाम 5:15 बजे के आसपास शुरू होगा। उसके बाद ही दोपहर से ही ये जो पूरे मार्ग है, ये जिसको रातू रोड का इलाका कहा जाता है, उस पे सड़कों पर लोगों का हुजूम निकलना शुरू हो गया था। और उसके बाद लोगों की ये इच्छा थी कि सबसे पहले वो वहां पर पहुंचे और आगे वाली पंक्ति में उनकी कतार खड़ी हो ताकि वो प्रधानमंत्री का सीधा दीदार कर सके। तो उसको लेकर जो और नई चीज जो देखने को मिली कि वहां पर प्रधानमंत्री ने जब अपनी रैली की शुरुआत कर रहे थे तो वहां पर बाकायदा शंखनाद किया गया और उसके बाद वहां से जो विजय संकल्प का जो एक नारा
बीजेपी ने अपनी तरफ से दिया है इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव में, तो उसको वहां पर उन्होंने शंखनाद के जरिए वहां पर उसे शुरू किया। कई जगहों पर तो ऐसी तस्वीर देखने को मिली कि प्रधानमंत्री जब रातू रोड के रास्ते से गुजर रहे थे तो क्योंकि शाम का भी वक्त था, घरों पर लोग अपने दीपक जलाए हुए हैं, साथ ही साथ जो LED लाइट्स है उस लाइट का, और लोग जब अपने घर में आरती कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री का भी आरती उतार रहे हैं। तो इस तरह के जो शॉट्स जब निकल कर आते हैं, इस तरह की जब तस्वीरें निकलती है तो निश्चित तौर पर ये लगता है कि वो एक तरीके से भगवान की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूजते हैं। तो उसकी झलक राजधानी रांची की सड़कों पर आज दिख रहा है। और जिस तरीके से अभी तक जो जोश दिख रहा है, उमंग दिख रहा है, देखिए तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से लोग अपने मोबाइल की लाइट्स को ऑन कर प्रधानमंत्री को एक तरीके से वेलकम कर रहे हैं। राजधानी रांची में उनका जो स्वागत कर रहे हैं वो भी राजधानी वासी अपने तरीके से कर रहे हैं। जगह जगह बैनर और होर्डिंग्स तो दिख ही रहे हैं लोगों के हाथ में। महिलाएं प्रधानमंत्री को देखने के लिए खास तौर पर पहुंची है, और खास बात इसमें यह कि महिलाएं अपने गोदी में छोटे छोटे बच्चों को लेकर पहुंची। देखिए जगह जगह आपको जिस तस्वीरों में दिखेगी ना कि लोग अपने घरों पर दीप जला रहे हैं, ये दीप बेसिकली प्रधानमंत्री के रांची में आने की खुशी में जलाई गई है। और रातू रोड के जो ये रास्ते हैं, ये इस रास्ते में ज्यादातर घरों में आज दिवाली भी बनाई जा रही है। दिवाली अभी कुछ दिन पहले ही बनी है, लेकिन आज राजधानी वासियों ने एक बार फिर से दिवाली मनाई है। बिल्कुल, दिवाली जैसे दृश्य पे दिख रही है। जी बिल्कुल, दीप भी दिख रहे हैं और जो मंदिर हैं वो भी दिख रहे हैं। भीड़ ने जो उठाए हुए हैं प्रधानमंत्री के स्वागत में। हमारे साथ नीरज सिंह भी जुड़े हुए हैं। दिवाकर, आप जुड़े रहिए। नीरज, जिस तरह के दृश्य देख रहे हैं, ये दृश्य अपने आप में ही बेहद उत्साह भर देते हैं। स्वागत में जो लोग हैं जुटे हुए हैं, इसके साथ ही जो मोबाइल की टॉर्च है, मोबाइल की टॉर्च के साथ साथ मोबाइल की लाइट के साथ साथ लोगों ने वहाँ पर दीप जलाए हुए हैं। तो ये खुशी, स्नेह और कनेक्ट तो है ही, लेकिन इसके साथ प्रधानमंत्री के प्रति कितनी श्रद्धा है लोगों के मन में, ये भी दिखाता है। क्या वजह है इसकी? देखिए बिल्कुल, जिस तरह का कनेक्ट प्रधानमंत्री लोगों के साथ करते हैं और वही कनेक्ट आपको रोड शो में दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से उत्साह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो जुटे हुए हैं। और हमारे संवाददाता दिवाकर ऐसा ही बता रहे थे कि 5:15 बजे के करीब ये रोड शो शुरू हुआ है, लेकिन लोगों के आने का जो सिलसिला है वो 2 और 3 बजे से शुरू हो गया। पूरा का पूरा अगर आप देखें, OTC ग्राउंड से लेके न्यू मार्केट जो चौक है वो पूरा का पूरा इलाका भरा हुआ है। वहाँ पर पैर रखने तक की जो जगह है वो नहीं है। युवा महिला बड़ी संख्या में आए हैं। और आप देखें कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार झारखंड के लोगों के बीच में आ रहे हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री अपनी योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं। आने वाले समय में किस तरह का झारखंड वो देखना चाहते हैं, आने वाले समय में किस तरह के झारखंड के जो आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं उनकी तरक्की देखना चाहते हैं, उस बात का जिक्र लगातार प्रधानमंत्री कर रहे हैं। कुछ समय पहले प्रधानमंत्री ने 80,000 करोड़ की जो योजनाएं हैं उसकी शुरुआत भी झारखंड में की थी, और जिसका सीधा का सीधा जो लाभ है वो आदिवासी समुदाय के लोगों को मिलेगा। और आप देखें कि अगर हम झारखंड के राजनीतिक परिदृश्य को देखें तो आप इसको 5 भागों में बांट सकते हैं। पलामू है, संथाल परगना है, छोटा उदयपुर है, दक्षिण छोटा नागपुर है, और इसके अलावा कोलान है। ये पूरा का पूरा इलाका 5 जो भाग हैं उनमें बांटा जाता है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगा रही है कि जो झारखंड है उस पर अपनी जो सरकार है वो बना सके, ताकि आने वाले 5 सालों में जो आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं उनकी बेहतरी के लिए और उनकी तरक्की के लिए जो काम है वो यहाँ पर लगातार किए जा सके। आप देखें कि पिछली बार भी जब यहाँ पर चुनाव हुए थे तो आदिवासी समुदाय और इसके अलावा अनुसूचित जाति समुदाय की जो सीटें थी उनमें अनुसूचित जाति समुदाय की सीटें भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादा सीटें जीती थी, और इस बार पूरा फोकस आदिवासी समुदाय के लोगों को लेकर है। और आप देखें कि जिस तरह से आदिवासी समुदाय के लिए मोदी सरकार की जो तमाम कल्याणकारी योजना है, जो गारंटी है, चाहे उनको घर देने की बात हो, शौचालय की बात हो, उनके घरों में नल पहुंचाने की बात हो, उनके रोजगार के लिए बेहतर साधन उपलब्ध करवाने की बात हो, युवाओं को जो एकलव्य स्कूल है उसमें एडमिशन दिलवाने की बात हो, एकलव्य स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती की बात हो। इसके अलावा रमा यहाँ पर एक करप्शन का भी एक बहुत बड़ा जो मुद्दा है वो यहाँ पर मौजूद है। और आप देखें कि ईडी ने जिस तरह से यहाँ पर कार्रवाई की है, पिछले 2-3 सालों में आप देखें 47 FIR दर्ज हुई है। ईडी ने जो कार्रवाई की है, कोई क्षेत्र यहाँ पर छूटा नहीं है झारखंड का, चाहे वो भूमि हो वहाँ पर घोटाला हुआ, खनन है वहाँ घोटाला हुआ, रेत का घोटाला हुआ, कोयला आवंटन का घोटाला हुआ, यहाँ तक कि जो गरीब मजदूर जो मनरेगा में काम करते हैं उस क्षेत्र में भी जो घोटाला हुआ, और उस घोटाले में लाखों करोड़ों की रकम पकड़ी गई।
यहाँ पर कई कई दिनों तक नोट गिनने के लिए जो मशीन है वो लगाई गई। मंत्री से लेकर तमाम बड़े बड़े IAS अधिकारी तक इस पूरे घोटाले में शामिल थे और इसका जो खामियाजा है वो आम लोगों को उठाना पड़ता है, उन गरीब लोगों को उठाना पड़ता है जिनके लिए सरकार योजनाएं चलाती है, जिनके लिए सरकार योजनाएं लेके आती है, लेकिन पैसे का बंदरबाट, करप्शन का खेल करके उन योजनाओं को जमीन तक नहीं पहुंचाते और पैसा अपने घरों तक ले जाते। और इसी बात का जो प्रहार है वो लगातार प्रधानमंत्री कर रहे हैं कि करप्शन में शामिल किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। और ये जो भीड़ है वो उस विश्वास को दिखाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कितना विश्वास है, प्रधानमंत्री की जो गारंटी है उस पर जो झारखंड के जो लोग हैं उनको कितना विश्वास है। और प्रधानमंत्री लगातार इस बात का जिक्र भी करते रहे कि आदिवासियों के कल्याण के लिए आप देखें कि पिछले 10 सालों में आदिवासी गौरव की बात हो, आदिवासी संस्कृति को संभालने की बात हो, आदिवासियों के कल्याण के लिए बात हो, जो बजट है वो कई गुना बढ़ाया गया, जो आदिवासियों कल्याण के लिए जो काम है वो कई सारे किए गए। तो ये बताता है और ये विश्वास भी जताता है कि जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, झारखंड के लोग हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास करते हैं और वही विश्वास आपको इस भीड़ में झलक दिखाई दे रहा है। रमा, बिल्कुल, दिवाकर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवाकर, प्रधानमंत्री का ये चौथा रोड शो है और 3.5 किलोमीटर के करीब का जो ये पैच है अपने आप में इन क्षणों को ऐतिहासिक बना रहा है। दिवाली के बाद एक और दिवाली हमें देखने को मिल रही है। जब इस तरह की खुशी, इस तरह का उत्साह या इस तरह से लोग श्रद्धान्वित होते हैं तो अपने आप में एक जो विश्वास है वो अपेक्षाएं भी लेकर आता है। किस तरह की अपेक्षाएं लोगों को हैं और प्रधानमंत्री का किस तरह का एक आश्वासन भी लोगों को मिल रहा है, क्योंकि जो प्रत्याशी हैं वो भी प्रधानमंत्री के साथ वहां पर मौजूद है। देखिए, निश्चित तौर पर जब प्रधानमंत्री पहुंचते हैं और जो उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि किस तरीके से उन्होंने देश में पिछले 11 सालों में किस तरीके से एक बदलाव की नई किरण पैदा की है और उन्होंने लगातार अपने जो दौरे हैं उस पर ये फोकस भी किया है कि पूर्वोत्तर भारत जो कहीं ना कहीं पिछले 70 सालों में विकास की गाथा में पीछे रह गया है उसको कैसे मेन स्ट्रीम में लाया जाए। तो झारखंड जैसे राज्य को उन्होंने इसमें बढ़ाने का काम किया है, चाहे वो आदिवासियों के लिए बहुत सारी योजनाएं शुरू करने की बात हो, उसमें भी केंद्र सरकार ने एक आदिवासी मंत्रालय बनाया और उसके बाद उनको फोकस किया गया कि किस तरीके से जो ये समाज है जो अब तक विकास की मुख्य धारा से पीछे रहा है उनको कैसे मेन स्ट्रीम में लाया जाए। तो उससे भी लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है। तो उसकी झलक आपको सड़कों पर दिख रही है कि वही कॉन्फिडेंस है जो प्रधानमंत्री से अपने आप को लोग कनेक्ट करते हैं कि उन्होंने झारखंड के लिए सोचा है, झारखंड में एक बदलाव की नई किरण वो लाए हैं। और लगातार जब भाजपा यह कहती है कि डबल इंजन की सरकार के दौरान पिछले 2014 से जो 19 की उनकी सरकार थी, इस दौरान झारखंड में कई बहुआयामी काम किए गए और लोगों में एक जो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग किया गया। झारखंड में नक्सलवाद की समस्या को काफी हद तक खत्म किया गया और एक माहौल पैदा किया गया ताकि निवेश हो, लोगों को रोजगार मिले और पलायन जो है वो रुके। तो ये तमाम तरह की चीजों के जरिए जो है भाजपा ने कॉन्फिडेंस बिल्ड किया है और उसी की झलक प्रधानमंत्री के जरिए लोग कनेक्ट कर रहे हैं और आज सड़कों पर वो देखने के लिए पहुंचे। और लगातार आज भी जब प्रधानमंत्री की जो रैलियां हो रही थी या पिछली रैलियां भी जो झारखंड में हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि झारखंड चूंकि भ्रष्टाचार के दाग में उलझा हुआ है और झारखंड में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है उसमें जो झारखंड को पैसे भेजे जाते हैं उसका जिस तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए था वो इस्तेमाल सही ढंग से नहीं हो रहा है। करीब 3 लाख करोड़ रुपए झारखंड को पिछले 10 वर्षों में दिए गए हैं कि यहाँ पर विकास की जो विभिन्न किरणें, चाहे जल जीवन मिशन, उन्होंने बाकायदा जिक्र किया कि किस तरीके से बहुत सारी ऐसी स्कीम्स शुरू किए गए हैं जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ तक लोगों को शुद्ध पेयजल मिले और तमाम तरह की जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं वो मिले, लेकिन उसका फायदा लोगों को नहीं मिल पाया। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भ्रष्टाचार पर उन्होंने प्रहार भी किया और कहा सरकार बनने के बाद सभी भ्रष्टाचारियों को कड़ी सजा मिले इसके लिए वो प्रयास भी करेंगे। तो इसके जरिए भी लोग कनेक्ट करते हैं कि कैसे झारखंड में जो भ्रष्टाचार का दीमक है वो इसे आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। तो लोग प्रधानमंत्री से उम्मीद लगाए बैठे हैं, आशा लगाए बैठे हैं कि अगर यहाँ कुछ होता है तो उनका भी कायाकल्प होगा, झारखंड का भी कायाकल्प होगा। और जो झारखंड लगातार जो कह सकते हैं लोगों में एक असुरक्षा की भावना पैदा होती है, पलायन का जो दंश झारखंड लगातार झेल रहा है, इन तमाम तरह की पीड़ाओं से लोगों को राहत भी मिलेगी। जी रमा। बिल्कुल दिवाकर, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विनोद मिश्र जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद जी, जिस तरह के ये दृश्य आज देखने को मिल रहे हैं, दिवाली के बाद एक और दिवाली और लोगों का उसमें उत्साह, आपकी पहली प्रतिक्रिया इसी पर जानना चाहेंगे। ये जो उत्साह है ये कितना बड़ा विश्वास प्रधानमंत्री के प्रति लोगों का दिखाता है? रमा, आप अगर कहें तो इस भीड़ को देख के और लोगों का उत्साह देख के ये लगता है कि इस देश में एक इतिहास बना रहा है।
और एक इतिहास बनाया है, इसलिए आप कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं और दावे के साथ कह सकता हूं कि तीसरे टर्म के प्राइम मिनिस्टर के लिए लोगों की ये ललक, लोगों की ये उत्सुकता, शायद हमारे देश में इस तरह के कोई प्राइम मिनिस्टर की इतनी लोकप्रियता नहीं रही होगी, जिसको देखने के लिए लोग सड़क पे कारवां बनेगा और 3 किलोमीटर तक प्राइम मिनिस्टर का कारवां जहां तक चलेगा मोदी जी के साथ और लोगों की कारवां जो गुजर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये समझने की जरूरत है, इस देश को समझने की जरूरत है कि एक प्राइम मिनिस्टर जिसने लोगों से संवाद किया, लोगों से रिच आउट किया, तो आज वो लोगों के दिल में है। रांची हो या देश के अलग अलग जगह में जब आप पीएम का रोड शो देखते हैं तो डेफिनेटली पीएम को एक जननायक के रूप में आप उस स्टेचर को देखते हैं, आप पीएम के उस कैलिबर को देखते हैं, तब लगता है आपको कि ये पीएम का जो पर्सनल कनेक्शन है लोगों के साथ वो कितना मजबूत है। और यही पर्सनल कनेक्शन जो है पीएम को आज की तारीख में देश और दुनिया में इतना लोकप्रिय नेता बनाता है। तो जब आप रांची में देख रहे हैं हम लोग ये भीड़ और लोगों की ये कारवां और हुजूम, तो आप ये कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो लोकप्रियता है अपनी, उसमें जो लोगों के साथ जुड़ाव है, उस जुड़ाव में जो बुजुर्ग के साथ से ले लीजिए, युवाओं को ले लीजिए, महिलाओं को ले लीजिए, बच्चों का ले लीजिए, अक्रॉस ऑल क्लास, जब हम इस भीड़ में देख रहे थे अभी और हम देख रहे थे कि किस वर्ग के जवान हैं, किस वर्ग के लोग इसमें हैं, तो आप ये देखिए कि छत पे खड़ी हुई महिला है, सड़क पे खड़े हुए दोनों कतार में नौजवान, और राह चलते हुए कोने में वो बुजुर्ग हाथ हिलाते हुए और मोदी जी का वो कटआउट हाथ में लिए हुए। तो आप कह सकते हैं कि एक पर्सनल कनेक्शन हिंदुस्तान में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लोगों के साथ जोड़ा है, शायद इस देश में आपने हमने कोई इस तरह का जुड़ाव शायद अभी इस 30 सालों में नहीं देखा होगा। जमा बिल्कुल, हमारे साथ नीरज भी जुड़े हुए हैं जो लगातार इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। विनोद जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नीरज, आपके पास आना चाहेंगे, और जिस तरह से प्रधानमंत्री के कनेक्ट की बात विनोद जी कर रहे हैं, तो ये ऐसे ही नहीं बनता। जनता के दिलों में जगह तभी बनती है जब जनता देखती है कि हमारे लिए काम हो रहा है, एक विश्वास पैदा हो रहा है, और ये विश्वास कितना बढ़ जाता है जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि बनाया हमने है, संवारेंगे भी हम ही। देखिए, ये विश्वास इसलिए भी बनता है रमा, आप देखें कि प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र भी करते हैं कि अगर हम किसी योजनाओं की शुरुआत कर रहे हैं, किसी चीज का उद्घाटन कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ उसका जो निर्माण है वो अपने कार्यकाल में ही कर रहे हैं, ताकि जो लोग हैं उसको उसका जो लाभ है वो मिल सके। और आप देखें कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10-11 सालों में लगातार देश के लोगों के लिए काम किया है, देश के हर वर्ग के लिए काम किया है, चाहे वो युवा हो, महिला हो, इसके अलावा जो बुजुर्ग हो उनकी पेंशन की बात हो, उनके स्वास्थ्य की बात हो, महिलाओं के घर की बात हो, उनके बेहतर स्वास्थ्य की बात हो, स्वच्छता की बात हो, हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री लगातार जो लोग हैं उनके लिए काम करते रहे। और आप देखें कि आदिवासियों को लेकर भी प्रधानमंत्री के मन में लगातार एक बात रहती है कि जब तक आदिवासी समुदाय के लोगों का कल्याण नहीं होगा, उनको मुख्य धारा में नहीं लाया जाएगा, तब तक हम देश के संपूर्ण विकास की जो बात है वो नहीं कर सकते हैं। आप देखें, इसी का नतीजा है कि 87 जो लघु वन उत्पाद हैं उनको न्यूनतम उचित मूल्य में शामिल किया गया, और आप देखें कि उसके लिए 4000 के करीब वन धन विकास केंद्र हैं वो प्रधानमंत्री ने बनाए, ताकि जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं उनको जो लाभ है उसका मिल सके। आप देखें कि वन अधिकार अधिनियम के तहत जो भूमि कवरेज है 2023-24 में वो 3 गुना बढ़कर 181 लाख एकड़ हो गया, जबकि 2013-14 में ये मात्र 55 लाख जो एकड़ है उसके आसपास था। आप देखें कि पिछले 10 सालों में किस तरीके से आदर्श ग्राम योजना के तहत आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं उनकी बेहतरी के लिए जो काम है वो किया गया। स्वच्छ मिशन के तहत आदिवासी जो बहुल इलाके हैं उसमें 148 लाख से अधिक शौचालय जो बनाए गए, और करीब आप देखें कि 2.5 लाख के करीब आंगनबाड़ी स्थापित की गई इन आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं उनके बीच में। तो ये बताता है कि प्रधानमंत्री किस तरीके से आदिवासी समुदाय और समाज के हर वर्ग के लिए लगातार बेहतरी के लिए काम करते हैं। और प्रधानमंत्री का ये कहना है कि जब 2047 तक जब विकसित भारत की प्रधानमंत्री बात करते हैं तो उस विकसित भारत में हर कोई शामिल है, उसमें हर वर्ग का व्यक्ति शामिल है, हर वर्ग के जो लोग हैं वो उसमें शामिल है, हर समुदाय उसमें शामिल है। और जब तमाम समुदायों का आप विकास करेंगे, तमाम समुदायों को आगे लेकर जाएंगे, तभी हम 2047 में एक विकसित भारत है उसको देख सकते हैं। और उस विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि सबका साथ,
सबका विकास और सब लोग सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर हम विकसित भारत बनेंगे। और यही काम है कि प्रधानमंत्री को लेकर जो झारखंड के जो लोग हैं और देश के अलग अलग हिस्सों में कोई पहला रोड शो नहीं है। आपने देखा है कि प्रधानमंत्री ने अलग अलग राज्यों में कई सारे रोड शो किए और लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो उमड़ कर आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास जताने के लिए, उनकी गारंटी पर विश्वास जताने के लिए कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। और आपने देखा भी होगा कि किस तरीके से झारखंड के अंदर जो कैंपेन है वो किस तरीके से चल रहा है। विपक्ष के द्वारा जिस तरीके से तमाम अरनलगर्ग जो बातें हैं वो की जा रही है, जनता है उसको भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप देखें कि जो रांची के जो लोग हैं वो बिल्कुल भ्रमित नहीं है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वागत के लिए खड़े हैं, जो बताता है कि उनका विश्वास प्रधानमंत्री के ऊपर कितना है। और यही कारण है कि आप देखें कि आने वाले समय में जो तमाम राज्यों में जिस तरह से विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, जिस तरीके से डबल इंजन की जो सरकार है तेजी से विकास के कार्यों को करती रही है, वही जो झलक है वो झारखंड के लोग देख रहे हैं, वही एक आस है वो झारखंड के लोग देख रहे हैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तमाम जो वादे हैं उन पर अपना विश्वास जताते हुए, अपना विश्वास व्यक्त करते हुए लाखों की संख्या में। और आप देखें किस तरीके से जो महिला है उनकी आरती उतार रही है। आपने राम मंदिर का जो मॉडल है वो भी देखा होगा, उसको लेकर जो लोग हैं वो खड़े हुए। रोजगार यहाँ के युवाओं की एक बड़ी कह सकते हैं कि डिमांड है, क्योंकि जो सरकार है वो उस तरह से रोजगार नहीं दे पाई और रोजगार में तमाम पेपर लीक हुए, युवाओं की जो मेहनत है वो भी बेकार गई। अब भारतीय जनता पार्टी लगातार इसी बात का जिक्र कर रही है कि अगर सरकार बनती है तो युवाओं की उम्मीदों पर खरा उतरा जाएगा, आदिवासी समुदाय की तमाम जो चिंताएं उनको दूर किया जाएगा, चाहे तो उनकी संस्कृति खतरे में पड़ने की बात हो, चाहे उनके जो सामाजिक समरसता है उसमें बिखराव आने की बात हो। तो इन तमाम चीजों पर भारतीय जनता पार्टी काम करेगी और प्रधानमंत्री का जो विश्वास है, प्रधानमंत्री की जो गारंटी है उस पर विश्वास व्यक्त करते हुए रांची के लोग बिल्कुल जो विश्वास है साफ तौर पर झलक रहा है। जब ये भीड़ जो है, ये जोश, ये उत्साह और लोगों का जो इतना प्रेम प्रधानमंत्री के प्रति वहाँ पर दिखाई दे रहा है। दिवाकर, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे जिस तरह का दंश जो है झारखंड के लोगों ने झेला है, उसको देखते हुए जब प्रधानमंत्री रोटी, माटी और बेटी की बात करते हैं तो किस तरह से प्रधानमंत्री के इन शब्दों में लोगों को विश्वास है, ये भीड़ आज दिखा रही है। जब महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में, सभी आयु वर्ग की महिलाएं भी वहाँ पर मौजूद हैं, युवा वहाँ पर मौजूद हैं और छोटे छोटे बच्चे हम वहाँ पर देख रहे हैं, जो लोग अनुभव प्राप्त हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। किस तरह से आप इसे बताना चाहेंगे? कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा इस बार चुनाव में जो हम कह सकते हैं फोकस है, रोटी, बेटी, माटी, और प्रधानमंत्री भी लगातार इसका जिक्र कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता आ रहे हैं कि किस तरीके से झारखंड में जो रोटी की बात है कि लोगों का पलायन रुके, लोगों को रोजगार मिले, तो उसके लिए उन्होंने रोटी की बात की है। दूसरा, बेटी जो असुरक्षित, लगातार कहा जा रहा है कि पिछले 5 वर्षों में जिस तरीके से लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ अन्याय हुआ है, तो उनकी सुरक्षा का उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगर भाजपा की सरकार बनेगी तो बेटियों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, उन्हें सुरक्षा दिया जाएगा। तो इस तरह की और गोगो जैसी योजनाएं लाई जाएगी जिसके जरिए उन्हें एक तरीके से आत्मनिर्भर भी बनाने की कोशिश। पहले उन्हें उसके जरिए एक सब्सिडी दिया जाएगा 2100 रुपये का, ताकि लोगों को, महिलाओं में एक जो हम कह सकते हैं आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास हो, जिससे कि कुछ वो कर सके। तो ये एक है। तीसरी बात, जो माटी की बात लगातार हो रही है कि किस तरीके से संथाल परगना में जो बांग्लादेशी घुसपैठियों का लगातार लग रहा है और जो आरोप लग रहे हैं कि किस तरीके से पूरे जो डेमोग्राफी का बदलाव हुआ है संथाल में, तो उसको किस तरीके से नियंत्रित किया जाएगा, उसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ने एक रोड मैप दिया है। अमित शाह जी भी आए थे, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि एक एक को जो है वो पहचाना जाएगा और उसके बाद उसको वापस भेजा जाएगा। तो ये तमाम तरह की चीजें जो बीजेपी ने फोकस किया है, रोटी, बेटी और माटी, इसको लेकर लोगों ने कनेक्ट किया है कि अगर जो है भारतीय जनता पार्टी इस तरह का आश्वासन, क्योंकि जो ट्रैक रिकॉर्ड की बात हम लगातार करते हैं कि भाजपा लगातार, प्रधानमंत्री भी ये कहते हैं कि जिसका उन्होंने उद्घाटन किया है तो उसका शिलान्यास भी वही करते हैं। तो ये तमाम तरह की चीजें जो प्रधानमंत्री लगातार कहते हैं, तो उससे एक विश्वास भी लोगों में पैदा होता है और यही विश्वास है जो लोगों को इस तरीके से दूर दूर से, मतलब कई जगहों से लोग आज प्रधानमंत्री को दीदार करने के लिए रांची में पहुंचे हैं। सिर्फ रांची के लोग नहीं है बल्कि आसपास के इलाके, गुमला की तरफ से लोग पहुंचे हैं, हजारीबाग, रामगढ़ से लोग पहुंचे हैं, बोकारो की ओर से लोग पहुंचे हैं। तो ये रांची में जो रोड जो है, ये एक तरीके से प्रधानमंत्री में लोगों का जो विश्वास है और इस तरीके का जो जन सैलाब उमड़ा है, वो भी एक कॉन्फिडेंस देता है। और प्रधानमंत्री ने
जो विश्वास लोगों के मन में पैदा किया है, शायद यही एक सबसे बड़ी वजह है जिसके जरिए लोगों का ये हुजूम सड़कों पर उमड़ा है। और एक एक जगह जो ये पूरा 3.25 किलोमीटर का जो ये पैच है, अब लगभग जो कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का जो ये रोड शो है वो आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है। दुर्गा मंदिर से ये पड़ाव क्रॉस कर रहा है और न्यू मार्केट, इससे थोड़ा ही आगे न्यू मार्केट है, जहां पर कि ये रैली थोड़ी देर में जो इनका रोड शो है वो खत्म होगा। लेकिन अभी भी लोगों में उसी तरीके से दीदार करने को लेकर जोश है, उत्साह है और जिसकी झलक आपको लगातार दिख रही है कि देखिए हर आयु वर्ग के लोग कैसे प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, जो अब उनके जननायक है, उनको देखने के लिए पहुंचे हैं। तो ये एक कॉन्फिडेंस दिखता है और लगातार जो प्रधानमंत्री जो फोकस करते हैं कि किस तरीके से वो भ्रष्टाचार को झारखंड से दूर करेंगे, भ्रष्टाचारियों को जेल तक पहुंचाएंगे, तो इससे निश्चित तौर पर लोग कनेक्ट करते हैं। लोगों को कहीं ना कहीं इस बात का जो एक दंश है, उनके मन में एक पीड़ा तो निश्चित तौर पर है कि झारखंड जो मिनरल रिच स्टेट है, जिसके पास इतना रिसोर्सेज है, टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन जितना विकास इस झारखंड का होना चाहिए था वो विकास नहीं हुआ है। तो शायद लोग प्रधानमंत्री पर विश्वास करते हैं कि अगर वो कुछ किसी चीज का वादा करते हैं तो उस वादा को पूरा करते हैं। तो प्रधानमंत्री का जो ये कनेक्शन है और लोगों का जो विश्वास है, इसके जरिए ही रांची की सड़कों पर आज ये हुजूम उमड़ा है, जन सैलाब उमड़ा है और प्रधानमंत्री को देखने के लिए लगातार लोग जो है उनको जो हम कह सकते हैं अभिवादन करने का भी एक नया तरीका लोगों ने अपनाया है। कि आप देख रहे थे कि किस तरीके से जो अयोध्या की प्रतिकृति है वो लेकर यहाँ लोग पहुंचे हैं, घरों पर लगातार दीपक जला रहे हैं, आरती प्रधानमंत्री की उतार रहे हैं, शंख के जरिए उनका वेलकम कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे लोगों में उत्साह, ऊर्जा और जो उमंग है और जो खुशी है उसकी झलक तो सड़कों पर दिख ही रही है। लेकिन एक ट्रेडिशनल वेलकम भी प्रधानमंत्री का हो रहा है सब जगहों पर। कई जगहों पर तो आदिवासी परिधानों में भी लोग पहुंचे थे, महिलाएं पहुंची है जो प्रधानमंत्री का वेलकम कर रही है कि आप झारखंड की धरती पर है, आप राजधानी रांची में है। तो ये एक जो खुशनुमा माहौल है वो आज रांची की सड़कों पर, रातू रोड की सड़कों पर देखने को मिला है। और महिलाओं और जो आप देख रहे हैं कि कैसे लोग अपने अपने मोबाइल फोन में जो है वो तस्वीर प्रधानमंत्री की कैद करने के लिए बेचैन से नजर आ रहे हैं। जी दिवाकर, बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है किस तरह से इन 3 सरल शब्दों में प्रधानमंत्री ने वहां के लोगों की जो पीड़ा है उसे पहचाना है और उसका एक सशक्त आश्वासन दिया है। तो आप सीधे दृश्य देख रहे थे प्रधानमंत्री के रोड शो की, जहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। प्रधानमंत्री का चौथा रोड शो जहां पर लोग दिए जलाकर प्रधानमंत्री के स्वागत में खड़े थे, प्रधानमंत्री के अभिवादन में खड़े थे और ये दिखाता है विश्वास प्रधानमंत्री के प्रति वहां के लोगों का। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।